हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम 3 से 4 टॉपिक है जो जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। जैसे जो आपका पहला टॉपिक है वो है VRS का, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। दूसरा आ जाता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस का, और हाउ टू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, इस तरह के कुछ टॉपिक्स है और बाकी जो भी टॉपिक्स है वो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। या इस पर नोट भी दे सकता है कि भाई इस पर इतने नंबर का आएगा, इस पर एक नोट बनाइए। ठीक है, नोट पे लिखना है या इसको शॉर्ट नोट में लिखना है। ठीक है, या आपको VRS भी दे सकता है कभी कभार, तो आप कंफ्यूज ना हो, उसे शॉर्ट फॉर्म में ही VRS कहते हैं। ठीक है, ये VRS है। तो अब देखो डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। ये एक ऐसी स्कीम होती है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो कहते हैं कि देखो जो भी एम्प्लॉय है ना, उसको फ्रीडम है। ये क्या है? फ्रीडम है कि वो जो भी अगर अपनी एज से पहले, ठीक है, यानी एज क्या होती है रिटायरमेंट की, जैसे 60-65, ठीक है, इससे पहले अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर वो अप्लाई कर सकता है, और उसको जो उसकी रिटायरमेंट वो मिल जाएगी, फिर उसको पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो VRS है वो यही कहता है, जो VRS है ये स्कीम है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये यही कहती है, ऑफर करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे किसी भी एम्प्लॉय को। बोलते हैं कि भाई जो भी वॉलंटरी लेना चाहता है, यानी जो अपने आप से अपनी इच्छा से सुविधा अपनी इच्छा से लेना चाहता है रिटायरमेंट, तो वो ले सकता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले। अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और VRS इज अ स्कीम दैट इज ऑफर्ड बाय मैनी कंपनीज। ये बहुत सारी कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है, ऑफर किया जाता है किसको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो फ्रीडम ली यानी अपनी स्वतंत्रता से, यानी अपनी आज़ादी से वॉलंटरी लेने का, रिटायरमेंट लेने का, कि उसके बारे में सोच सके कि भाई उनको लेना ही नहीं, डिसीजन ले सके उसके बारे में। तो बिफोर दे रीच द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी मैंने आपको पहले बता दें रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने से पहले। ठीक है, 65 है वैसे, ठीक है, रिटायरमेंट की। अगर इससे कम में आप लेना चाहते हो 50 में या 55 में या 40 में, तो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन वो आपको देखनी है, बाकी इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इन इंडिया डाउनसाइजिंग इज जनरली इम्प्लीमेंटेड थ्रू VRS स्कीम, यानी इसमें घटाव हो रहा है, यानी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उससे VRS स्कीम जब से आई, जब से उसमें बहुत सारे क्या हो रहा है, डाउन साइजिंग होती जा रही है, यानी घटौती होती जा रही है। इस स्कीम के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय एंटर इन द म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी बोलो, ठीक है, और जो उसके एम्प्लॉय है वो उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वो लिखा रहता है कि भाई मैं अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मेरी एज ये होगी। ठीक है, ये सब इसके अंदर डिटेल्स होती है, और इस एग्रीमेंट के अंदर एम्प्लॉय एग्री करता है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, और ऑन द पेमेंट ऑफ एग्रीड कंपनसेशन, यानी जो भी उसे कंपनसेशन दिया जाएगा जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइड किया गया है, उसी वही कंपनसेशन पे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, ये होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब इसमें देखो क्या क्या इशू आता है, अब वो देखते हैं। जो पहला इशू है वो है आइडेंटिफाइंग द नीड्स फॉर VRS, यानी हमको पहले नीड्स जाननी है। ठीक है, नीड्स मतलब होता है ज़रूरत, कि भाई उसको ज़रूरत किस चीज़ की है VRS में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेक वेदर VRS इज रियली नेसेसरी और नॉट, यानी जो VRS है वो नेसेसरी है उस पर्सन के लिए या नहीं, यानी उसको लेना जरूरी है या वो ऐसे ही ले रहा है। ठीक है, तो ये पहले कंपनी चेक करेगी कि उसको भाई ज़रूरत है या नहीं है, ज़रूरत है, क्यों है ज़रूरत। ठीक है, पहले वो छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर उसके बाद ही वो VRS के लिए अप्लाई करवाएगी। ठीक है, इन केस देयर इज सरप्लस मैन पावर विच कैन नॉट बी यूटिलाइज इन फ्यूचर, VRS मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कवर्ड इन द स्कीम, दोज हु ऑप्ट फॉर इट ऑल्सो नीड टू बी आइडेंटिफाइड, यानी उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई उसको नीड क्या है। ठीक है, अगर किसी को लेनी तो उसके नीड क्या, पहले उसके नीड जानी जाएगी, तभी उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। ठीक है, फिर देन इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी अब उसकी कॉस्ट है उसको एनालिसिस करना कि भाई उसको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग द लॉन्च ऑफ VRS, ठीक है, यानी VRS लॉन्च करने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड, उसको केयरफुली कंसिडर कर लेना है। ठीक है, VRS डाउट एज वेपन, यानी जो VRS है वो एक डबल एज वेपन है, नॉट अ
ठीक है, फॉर ऑल इल, जगह को जितने भी इल होते हैं, इल मतलब बीमार, ठीक है, इल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी एचआरएम के जितने भी बीमार एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ये होता है व्हेन टारगेटेड एम्प्लॉयज डू नॉट ऑफ वीआरएस मोरल ऑफ एम्प्लॉयज गो डाउन, यानी जितने भी टारगेट होता है कि भाई एक टारगेट होता है इतने एम्प्लॉय जो है अगर ऑप्ट करते हैं ना तो इनको इतना स्कीम दिया जाएगा, ठीक है, और अगर ऑप्ट नहीं करते तो इनके जो है डाउन साइजिंग हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग मतलब होता है घटौती, यानी इसमें फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई देखो जितने ज़्यादा लोग लेंगे उतनी ज़्यादा स्कीम जाएगी, लेकिन जितने कम लोग होंगे उतनी कम घटौती होगी, ठीक है। डिजाइनिंग द स्कीम, अब देखो जो स्कीम है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। द एम्प्लॉयज टू बी कवर्ड इन द स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयज इस स्कीम के अंदर कवर्ड होते हैं। लॉजिक, ठीक है, कवरिंग दोज एम्प्लॉयज हु आर लीस्ट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कवर होता है। सेल प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज लिमिट, यानी सेल ने इसके कुछ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ और मिनिमम एज डिसाइड किया कि भाई अगर देखो अगर उन्होंने 50 डिसाइड की होगी तो आप 50 से कम वाले नहीं ले सकते वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर लेना है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने पहले बताया आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझनी पड़ेगी। द कंपनसेशन पैकेज टू बी ऑफर्ड इन पब्लिक सेक्टर, ये क्या पब्लिक सेक्टर में ऑफर किया जाता है। 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ अ सर्विस टू अ मिनिमम सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, ये एक तरह से ग्रेचुइटी की तरह हो जाता है। जैसे देखो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर फॉर सर्विसेज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथली सैलरी इम्प्लीमेंटेड बाय नंबर्स ऑफ मेंबर लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, यानी आपकी सैलरी निकालना है कि भाई कितने आपके कितने अभी मंथ रह गए, ठीक है, कितना टाइम रह गया, उस हिसाब से सैलरी निकालना पब्लिक सेक्टर के अंदर। पब्लिक सेक्टर बैंक 45 डे ऑफ सैलरी एवरी ईयर, यानी 45 दिन की हर साल सैलरी आती है इसकी। सैलरी फॉर बैलेंस पीरियड सर्विस विच एवर इज ऑफर्ड, यानी इसको क्या क्या ऑफर किया जाता है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले, को जो कम होगा ऑफर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब देखो इसका रीज़न क्या है कि ये ऑफर करते हैं। पहला, रिसेशन इन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, या बोलो किसी चीज़ की एम्प्लॉयज़ की कमी हो जाती है, ठीक है, या उनके पास थोड़ा जो उनका बिजनेस है वो थोड़ा मंदा चल रहा है, तो ये जो स्कीम है वो लाई जाते हैं यहाँ पे। ओवरकमिंग और ओवर स्टाफिंग, जहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, ठीक है, मान लो आपके जो कंपनी वहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए थे बट आपने 150 कर दिए, ठीक है, तो अब क्या करोगे, या चलो कम ही कर लेते, 100 थे 100 करने थे लेकिन आपने 120 कर लिए। अब 20 को क्या करोगे, जो भी हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑफर देंगे कि भाई तुम वीआरएस स्कीम ले लो, ऑप्ट कर लो, ठीक है, और इसको ये फैसिलिटी दी जाएगी। वीआरएस वो ऑप्ट कर लेगा, फिर उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी, फिर उसको देन उसके बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर देन आता है ग्लोबलाइजेशन। आपने देखो ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन बहुत बार पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आपने ग्लोबलाइजेशन का जो पॉइंट है वो सब पढ़ा होगा एलपीजी के अंदर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर जो हम ट्रेड है ना, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम इंटरनेशनली करें या इंटरनेशनली करें, ठीक है, यानी देश के अंदर भी कर सकते हो देश के बाहर भी, तो जो इसमें हेल्प करता है ना किस तरह से हम करते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इन टर्म ऑफ इनोवेशन, यानी इनोवेशन मतलब कुछ नई सोच, यानी कुछ नया करना। नॉलेज ऑफ वर्कफोर्स, यानी काम की नॉलेज की भाई किस तरह ये काम होगा। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन एंड ब्रॉड फोर्स, यानी इसके जब से ये सब आया ना, जब से ग्लोबलाइजेशन आया ना भाई, देखो सीरियसली जब से ग्लोबलाइजेशन आया ना, जब से इनोवेशन में, नॉलेज में, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, इनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, ठीक है, जब से ग्लोबलाइजेशन आया, क्योंकि उससे जो हमारा व्यापार है, ट्रेड है ना और बिजनेस है वो बहुत ईजी हो गया रन करना, तो इसलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत हुआ है, ठीक है। तो फिर आता है चेंज इन स्ट्रक्चर। अगर देखो जो फर्म है उसके स्ट्रक्चर चेंज होता है कि भाई वो पहले किसी और स्ट्रक्चर से काम कर रहे थे लेकिन अब किसी और तरीके से, भाई आपका अपना तरीका होता है, ठीक है, वो पहले किसी और तरीके से काम कर रहे थे अब किसी और तरीके से काम करेंगे, तो इस तरह भी ये हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ वीआरएस, ठीक है, राइट साइजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स, इट इज अ sympathetic techniques to release workers as a businessman successfully cut labor size to increase economic efficiency. No conflict of interest, यानी इंटरेस्ट की वजह से कोई मुताब ना हो, ठीक है, यानी उसको भाई जॉब किसी और की चाहिए थी बट वो सेटिस्फाई नहीं, भाई उसको तुमने कोई भी जॉब दे दी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। उसका जो इंटरेस्ट है ना उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आनी चाहिए, तो भाई जो उसका इंटरेस्ट है ना उसको वही जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। टैक्स या उसको उतनी सैलरी दे दो, ठीक है,
टैक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। अगर देखो ये क्या हो सकता है, या तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी हो सकता है कि भाई जो एम्प्लॉय है अगर वो इनकम टैक्स फाइल कर रहा है तो उसके जो टैक्स है उसमें भी बेनिफिट मिल जाए रिटायरमेंट का। VRS गिवन सेकंड चांस टू एम्प्लॉयज़, यानी जो VRS है ना वो क्या करता है, मनी अर्न करने का, यानी दूसरे तरीके से बाय अ न्यू वे, ठीक है, दूसरे वे से पैसा कमाने का एक मौका देता है, दोबारा से चांस देता है। अगर ये वॉलंटियर के बाद भी आना चाहते हैं तो उसके बाद यानी ये आ सकते हैं काम करने, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द फर्म, देखो अगर देखो ओवर स्टाफिंग हो गई तो उसके लिए हमें क्या पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो भाई हमें जो अपनी कॉस्ट है ना, कॉस्ट को बचाने के, सैलरी वैलरी बचाने के लिए, और जो भी उसका खर्चा लगता है उसको बचाने के लिए, जितने भी कॉस्ट आती है उनको बचाने के लिए हम ये जो है नीड हो जाती है हमारी इशू करना भाई, ठीक है। अब देखो इसकी क्या डिसएडवांटेज होती है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज तो भाई इसकी है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। इफेक्टिव पर्सनल मेक क्वाइट द कंपनी इनएफेक्टिव। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो फर्म्स की स्किल है ना उसमें आपकी रेसेशन आएगी, ठीक है, रेसेशन मतलब उसमें कमी आएगी, डाउन साइज हो जाएगा वो। क्योंकि भाई देखो अगर जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय अगर वो जाता है तो उसके साथ एक्सपीरियंस भी चला जाएगा, तो भाई जो हमारा जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है ना उसमें भी कमी आ जाएगी, ठीक है। बर्डन ऑन रिमेनिंग वर्कफोर्स, यानी बर्डन किस पे आ जाएगा, जो भी रिमेनिंग वर्कफोर्स है। रिमेनिंग वर्कफोर्स का मतलब है रिमेनिंग एम्प्लॉयज़, यानी जितने एम्प्लॉयज़ बचे हैं ना भाई, देखो अगर 10 लोग, अगर 100 में से 10 ने भी, ठीक है, 10 चलो 5 ने ले लिया, 100 में से अगर 5 ने भी VRS स्कीम ले ली ना तो इन जो 5 का काम है ना, जितना भी परसेंट ये कर रहे हो उतना परसेंट इन 100 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बर्डन जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो भाई इस पर एफिशिएंसी भी उनको बढ़ानी पड़ेगी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी फॉर रिमेनिंग एम्प्लॉयज़, यानी इसको फिर रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ उनके लिए फ्यूचर अनसर्टेन करना कि भाई इनको ये बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में अगर ये इसको लेते हैं तो, ठीक है। ये था अभी तक हमारा VRS का कॉन्सेप्ट, वो खत्म हो गया। अब देखो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे भाई किस तरह से हम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है डेट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ इन मैनेजिंग दियर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज़। देखो जो ये जो हम इसको शॉर्ट में बोले तो WLB, ठीक है, इसको WLB बोलेंगे, ठीक है, मैं वीडियो के अंदर WLB यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जो WLB है ना वो एक स्ट्रैटेजी होती है किसके लिए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे कि भाई वो अपनी पर्सनल लाइफ और जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको किस तरह बैलेंस कर सकता है, ठीक है, किस तरह उनकी जो ड्यूटीज़ है उनको बैलेंस कर सकता है। कि भाई दोनों मिक्स हो गई तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक है, तो उनको अलग अलग रखना ही बेटर रहता है। तो इस हम कॉन्सेप्ट के अंदर यही जानते हैं कि भाई हम किस तरह अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे एक दूसरे से सेपरेट लग सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज्ड टू मैनेज दियर टाइम एंड कीप बैलेंस अलोकेटेड बाय फैमिली, हेल्थ, वैकेशन, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इन एडिशन टू परस्यू कैरियर, अगर किसी को कैरियर भी लेना है, कैरियर का बनाना भाई अपना, कि किसी को भाई कुछ करना है, किसी को कोई कोर्स करना है, किसी को कोई कोर्स करना है, ठीक है, तो उनके लिए भी भाई इनके आपको बताना, एक तरह से इनकी काउंसलिंग करना कि भाई ये किस तरह अपने वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ यानी स्टडी वगैरह कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको भी वो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। द टर्मिनोलॉजी वर्क लाइफ बैलेंस वॉज इंट्रोड्यूस, जो वर्क लाइफ बैलेंस यानी WLB है वो इंट्रोड्यूस होता है 1986 में, बट इट लुक समटाइम्स फॉर इट बिकम वाइडली। इसको देखा कि भाई जब ये वाइडली बन जाएगा तब इस कॉन्सेप्ट को लाएंगे, तो ये क्या बड़ा टॉपिक बन गया, हर दिन इसमें कन्वर्जन होने लगा, ठीक है, कन्वर्ट होने लगा ये कि भाई इसमें हर बार क्या है भाई, इससे देखो इससे क्या है कि अगर मैनेज नहीं कर सकते एक एम्प्लॉय तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है ना वो एक तरह से डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि लोड पड़ जाएगा दोनों तरफ से, एक वर्क लाइफ का, ठीक है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ का और उसकी पर्सनल लाइफ का, तो उसको इसी तरह जिसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो अपने काम में भी मन लगा सकता है और वो डिप्रेशन से भी बच सकता है, ठीक है। अब WLB की डेफिनेशन क्या है वो हम जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग WLB इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड डूइंग योर जॉब कंपेयर विद द अमाउंट टाइम स्पेंड योर फैमिली डूइंग दिस, ठीक है। सिंपल है कि जो WLB है वो एक अमाउंट की तरह होता है कि जो भी भाई आप प्रोफेशनल लाइफ है यानी अपने जॉब में टाइम दे रहे हो, यानी 8-9 घंटे की जो आपकी जॉब होती है वो टाइम प्लस जो आप फैमिली के साथ गुजारते हो, फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, उस टाइम के बीच को उनको अगर कंपेयर करते हो तो उसे हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। अब देखो दो तरह की लाइफ होती है, एक होती है पर्सनल, एक होती है प्रोफेशनल। पर्सनल में आपके फैमिली आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं और आप खुद आ जाते हो कि भाई आपको भी अपना माइंड फ्रेश वगैरह करना हो। प्रोफेशनल के अंदर जॉब आ जाता है या कोई भी कैरियर जो आप बनाना चाहते हो, किसी में आप जाना चाहते हो तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो आपको किस तरह करना वो हम आगे जानेंगे। नीड ऑफ
वर्क लाइफ बैलेंस। देखो वर्क लाइफ बैलेंस की क्यों जरूरत है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों है भाई। पहला हैक्टिक वर्क शेड्यूल्स, यानी जो भी वर्क शेड्यूल्स है उसको बनाना, ताकि भाई जो भी हमारे हैक्टिक मतलब कि सर दर्द का है, ठीक है, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको भाई वो डिप्रेशन में ना जाए, सीधे सीधा मतलब है कि डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए इसको वर्क लाइफ बैलेंस को करना जरूरी होता है, ताकि वो शेड्यूल से अपना काम कर सके, ठीक है। 8-9 घंटे काम करेंगे सिर्फ ऑफिस का, जॉब का, और बाकी अपने फैमिली के साथ गुजारेंगे, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशन बाय एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ द्वारा अगर कोई हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उसको क्या गोल लेना है, क्या प्रोडक्टिविटी, क्या क्वालिटी लानी है, तो उसके लिए भी इसकी जो है नीड पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। राइज इन पर्सनल एक्सपेक्टेशन, यानी अगर उसके कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि भाई उसको मान लो कोई भी हमें चलो ठीक है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ले लो, ठीक है, उनको भाई कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो भाई अगर सीए करना चाहता है, ठीक है, कोई भी सीए करना चाहता है तो वो उसकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, तो भाई उसके लिए क्या करना है, वो उसको खुद बैलेंस करना पड़ेगा। अनहेल्थी हैबिट्स, अगर कुछ ऐसी हैबिट्स जो अनहेल्थी अनरिलैक्स हो, जो रिलैक्स ना हो पा रहा हो, ठीक है। राइज इन स्ट्रेस लेवल, यानी जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना तो उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है एम्प्लॉय, तो उसको भी कम करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं। अब देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो जानते हैं, फिर स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, वो जानते हैं। पहले रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर, यानी जो एम्प्लॉय है ना उसके टर्नओवर को घटाना और उसके एक तरह से टाइम को घटाना, कि भाई उसके स्ट्रेस को घटाना कि भाई वो ज़्यादा इसके बाद टेंशन ना ले। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी उसकी परफॉर्मेंस में बढ़ाना, ठीक है, अगर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उसका जो है ना एक तरह से उसका जो उत्साह है ना वो बढ़ता है, ठीक है, यानी काम करने का जज्बा है वो बढ़ जाता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, यानी जब ये जो है ना अगर बैलेंस कर लेता है तो वो मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए, डेडिकेटेड रूप से वो मोटिवेट होकर काम करता है कि भाई वो डेडिकेट मतलब होता है लगन से वो काम करेगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म में। अब एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, यानी WLB को कैसे बना सकते हैं। पहला, ठीक है, अब स्टेप दैट कैन बी टेकन बाय द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, क्या क्या है वो देख लेते। कम्युनिटिंग क्लियर पॉलिसीज, यानी पॉलिसीज जो है उनको क्लियरली बता देना कि भाई इतने घंटे जॉब होगी, इतना आपको लीव मिलेगी, पेड लीव इतनी होगी, इतनी आपकी सैलरी होगी, इतना ही होगा, ठीक है, वो सब बता देना। दूसरा, ट्रेनिंग एंड मैनेजर्स, ठीक है, जो मैनेजर्स है उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, किस तरह होगी, कितना खर्चा आएगा, कौन देगा खर्चा, ये एम्प्लॉय स्टेप लेगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, यानी एम्प्लॉय को पहचानना, उसकी एक तरह से अंदर की खूबसूरती को पहचानना या उसकी काम करने के तरीकों को पहचानना। कंडक्ट एम्प्लॉय सर्विस, फिर एम्प्लॉय के सर्वे को करना कि भाई कितने एम्प्लॉयज किस काम के लिए, ठीक है, एलिजिबल होते हैं। ये होता है जो एम्प्लॉयर कदम उठाता है। अब आता है एम्प्लॉय के द्वारा कौन से कदम उठाए जाते हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ वर्क प्लान, यानी उसको वर्क प्लान बनाना कि भाई देखो 9 घंटे या 8 घंटे जितने की भी जॉब है उतने घंटे जॉब जाना है, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक तरह से इसका शेड्यूल बना देना, ठीक है, शेड्यूल एक्टिविटी। मेकिंग वर्क प्रायोरिटी, यानी जो आपके कौन सा वर्क है जिसको आप प्रायोरिटी दोगे, वैसे तो आपका जॉब वर्क होगा जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहोगे। कंट्रोलेड डिस्ट्रैक्शन, यानी जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है, जिससे आपका मन भटक रहा है, तो उसको आपको कंट्रोल करना कि भाई किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये आप फॉलो करते हो तो इस तरह से आप अपने जो है वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक 2-3 टॉपिक जो डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।